अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, दो एजेंडा आइटम जिसके ऊपर फोकस किया गया। एक है पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात और दूसरा है पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस। दोनों मामला बहुत ही संगीन नौइयत के हैं, क्योंकि ज़रब-ए-अज़्म के बाद एक आम तो ये थी कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस तंजीमें है उसको सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और टीटीपी के मतलब तो ये दावा किया जाता था कि उसको मार भगाया गया है, वो दोबारा रीग्रुप नहीं कर सकते। लेकिन अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद कुछ ऐसी नाअहली ज़रूर हुई है, मैं इसको नाअहली कहता हूँ, इसके अलावा इसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि जब इस कौम के बेटे शहीद हो रहे हों और वही तंजीमें जिनके लिए 20 साल से लड़ाई लड़ी जा रही हो उनको दोबारा मौका मिल जाए सर उठाने का, तो ये संगीन नौइयत की नाअहली होती है। तो ये इस नाअहली को दोबारा से आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इसकी जहाँ से हमने वो असल समत छोड़ी थी उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। तो दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो यह है कि यकजहती के साथ पूरी कौम पहले भी आवाज़ उठाती है, लेकिन तमाम इदारे भी और हुकूमत भी, जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था ज़रब-ए-अज़्म, तो उस वक्त भी एक यूनिटी का इजहार किया गया था। और उसी यूनिटी के सबब जब इन तंजीमों को मार पीटनी शुरू हुई तो मुकामी लोगों की भी मुकम्मल हमायत हासिल थी और इस दहशतगर्दी को ख़ात्मा करने में उसने बड़ी मुआवनत फराहम की, क्योंकि लोकल लोगों की मांग थी कि इन दहशतगर्द तंजीमों का ख़ात्मा किया जाए। ये किसी ज़माने में हमारे एसेट्स थे। जब जहाद अफ़गानिस्तान, उसको जहाद कहा जाता था, दहशतगर्दी नहीं उसको कहा जाता था, तो हम इन तमाम तंजीमों की आंखें बंद करके रखते थे। जैसे भी वो ऑपरेट करते थे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, सारे इनकी फंडिंग करते थे। यहाँ से पाकिस्तानी ज़मीन, पाकिस्तानी इलाकों को लॉन्च पैड के लिए यूज़ करते थे। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा था उसको जहाद के नाम से बड़े फ़ख्र से इस सर उठा के चलते थे। लेकिन 9/11 के बाद इन्हीं तंजीमों को अमेरिका ने और वेस्ट ने जब दहशतगर्द करार दिया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बरसरे पैकार हो गए। अब बड़ी मुश्किल से जीती हुई जंग है, जिन हमने इनसे बड़ी मुश्किल से छुटकारा हासिल किया है। हमारी मस्जिदें, इबादतगाहें, मज़ारात, वो मुक़द्दस हस्तियाँ जो 1000-1200 साल से जिनकी यहाँ तदफीन है और लोग बड़ी अकीदत से वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी बम धमाके किए इन तंजीमों ने। तो अब तो कोई ऐसी गुंजाइश है नहीं है कि इनको छोड़ा जाए। APS का अटैक मेरे ख़्याल में एक ऐसा मौका था जहाँ पर अगर किसी के दिल में शक व शुबा था भी तो उस शक व शुबे की गुंजाइश ख़त्म होगी। तो हमें सारों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को दोबारा से एक वही मांग करनी है कि जो लोग APS के वाक़े में मुलव्वस हैं उनके लिए पाकिस्तानी सरज़मीन पर कोई जगह नहीं है। ये एक ही बात करनी चाहिए, दूसरी कोई राय देनी नहीं चाहिए। आज के इजलास में डिटर्मिनेशन का इजहार किया गया है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो अफ़गान सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन सिचुएशन नहीं है, उसके ऊपर भी बात की गई है। क्या स्ट्रेटजी होगी ये अभी ऑफिशियल एलामिया, इसकी स्टेटमेंट जारी होगी तो हम उसके ऊपर ज़्यादा इजहार ख्याल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान की इकॉनमी है। पाकिस्तान की इकॉनमी को सबसे बड़ा इस वक्त जो ख़तरा यह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। सब कुछ ठीक हो सकता है लेकिन डॉलर्स आप खुद छाप नहीं सकते, वो आपको अर्न करने हैं। बरामदात में इजाफा नहीं है, रिमिटेंसेज में कमी आ गई है और इन्फ्लेशन का जो आज का नंबर है 24.25% है, 24.25%। और जो रूरल एरियाज़ के अंदर फूड इन्फ्लेशन है वो कुछ 40% के करीब है, 37.9%। तो बंदे मर जाएंगे, पाकिस्तानी कौम मर जाएगी। मतलब इस महंगाई के साथ कोई तरीका नहीं है जो यहाँ बैठ के मैं कहूँ कि लोगों को रोटी मिल जाएगी। सूखी रोटी भी खाना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। एक मतवक्को है कि आर्मी चीफ़ का विज़िट होगा सऊदी अरब, UAE, कतर, चाइना, तो उसके बाद हमारे ये दोस्त मुल्क जो कि पिछले कई महीनों से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान को फ़ौरन फंडिंग देंगे कि हम इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, करेंसी को इस्तेहकाम आ जाए और कुछ तेल भी हमें अर्ज़ान रेटों पे मिल जाए, या ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट सऊदी अरब से हमें मिलता है वो मिल जाएगा, जिससे हमारी ज़िंदगी साल 6 माह के लिए आसान हो जाएगी। लेकिन हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए और सियासी इस्तेहकाम मुझे लगता नहीं है कि अगले 6-8 महीने आना है, क्योंकि आप 4-6 महीने इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते इस इकनॉमिक सिचुएशन में। और जब तक आप इलेक्शंस की तरफ जाते नहीं हैं तो PTI या इमरान खान, PTI में भी इमरान खान को फोकस एक शख्सियत को कहें, बाकी उनके लीडर्स शायद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इमरान खान इस बात के ऊपर तैयार नहीं होंगे क्योंकि बातचीत करें, कोई स्केल बैक करें, थोड़ा सा पीछे हटें, ये जो सियासी तनाव इसमें कमी आए, थोड़ा सा मईशत को सांस लेने की गुंजाइश मिल जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस बात को सुनेंगे भी, मानेंगे या आगे चलेंगे। उसका इजहार वो हर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, कभी मीडिया इंटरेक्शन में, कभी अपनी तकरीर में कुछ ऐसे अंदाज में करेंगे, कभी जनरल बाजवा को टारगेट करेंगे। जनरल बाजवा के मतलब दोबारा कहना ज़रूरी है कि इमरान खान की हुकूमत बनाने में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है उसमें जनरल बाजवा का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। तो इमरान खान की टारगेट लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर शख्सियत है इस वक्त वो भी जनरल बाजवा ही है।
उनका किरदार कितना अच्छा था या कितना ख़राब था वो तारीख़ी तौर पर तय हो जाएगा। कोई ऐसा मामला होगा नहीं जिसके ऊपर लोगों को नज़र नहीं आएगा कि किसने क्या किया था, लेकिन अभी शायद 4-6 माह उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी। इमरान खान अपना फोकस्ड अटैक रखेंगे जनरल बाजवा के ऊपर। सिटिंग आर्मी चीफ़ के ऊपर वो अटैक कर नहीं सकते क्योंकि उससे उनका अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख होता जाएगा। तो आउट गोइंग के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे। अमेरिका से भी उन्होंने तवज्जो हटा ली है क्योंकि उनको ये है कि मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो चलूँगा कैसे, इसलिए अब एक ही शख्स को निशाने पर रखना और उसका नाम है जनरल बाजवा। एक कल उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में बातें की थी जर्नलिस्टों के साथ जो कैमरे के ऊपर नहीं थी, और वो आज अखबारों के अंदर आपको हेडलाइंस नज़र आती हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि आप लिप आए, तो मैंने कहा हाँ मैं था, मैंने कब कहा कि मैं नहीं था। वो आज हेडलाइन आपको नज़र आती है। अभी से थोड़ी देर पहले वो एक टीवी इंटरव्यू के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कल बैकग्राउंड इंटरेक्शन में उन्होंने कही थी, आज कैमरे के सामने वो दोबारा उसको दोहरा दिया, और उसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि मुझे बताया जा रहा है कि आपके लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, और शायद वो कुछ पेशबंदी भी कर रहे हैं। उनकी कुछ ऑडियोज़ सामने आई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ही दावा है, मैं यकीन से नहीं बता सकता, और वहाँ एंटिसिपेशन ये है कि शायद मज़ीद कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ आनी है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान लोगों का जहन पहले से तैयार कर रहे हैं कि उनके मतलब ऐसी कोई ऑडियोज़ या वीडियोज़ आ जाएँ तो पहले से उन्हें पता चल जाए कि ये कहाँ से आ रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट लीक कर रही है। तो इमरान को ज़्यादा बुरा ना समझें, इमरान अब बहुत अच्छे हो गए हैं, प्ले बॉय माजी का तज़किरा है। यही इमरान खान थे जो बड़ा खुशी से बताया करते थे कि अब किसकी ऑडियो लीक होती है। इमरान खान ने अपनी सियासत को ख़ुद मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा तारीक रंग दे दिया, स्याह कर दिया। बहुत सारे ऐसे मामलात में जिसमें बहुत साफ़ सुथरे रह सकते थे वो अब नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इन्हीं ऑडियो लीक्स को बड़ा खुशी से जारी करते थे जलसों के अंदर कि अब ये एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें आपको ये पता चलेगा। तो अब उन्हीं ऑडियोज़ वीडियोज़ का रुख इमरान खान की तरफ हो गया। ये मनफी दूसरों के ख़िलाफ़ भी थी और मनफी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हैं काबिल मज़म्मत है। किसी की प्राइवेट ऑडियोज़ और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना कोई इज़्ज़त की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान इस मौजूदा क्राइसिस लाइक सिचुएशन में कहे कि वाह वाह क्या काम किया, इमरान की ऑडियोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन ये वो इमरान खान है जो कौम को रियासत मदीना का दर्स देते हैं, मज़हब को पूरे जोश व जज्बे से इस्लामिक टच देते हुए सियासत के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। और वही इमरान खान बताते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, हम अपनी नौजवानों की क्या तरबियत कर रहे हैं। और इन्हीं की सोशल मीडिया टीम्स जो कुछ लिखती हैं अपने ओपोनेंट्स के मतलब, जर्नलिस्टों के मतलब, उसमें भी पूरा इस्लाम किस तरीके से इसका प्रचार कर रहे होते हैं इमरान खान की सोशल मीडिया टीम्स, वो आप देख सकते हैं। पीटीआई के किसी सोशल मीडिया अकाउंट को खोलें, आपको पूरा उसका इजहार नज़र आता है कि इस्लाम की कितनी खिदमत हो रही होती है। तो इस कदर दो रुखी अप्रोच जो है वो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मज़हब का भी पूरा नाम का इस्तेमाल, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी पूरा इस्तेमाल, और सियासत का जो अंदाज़ है वो भी तबाहकुन है। पाकिस्तान में किसी सियासतदान में कोई ऐसी खूबी शायद ना होगी कि मैं उसको कहूँ कि इसको बहुत अल्लाह का वलीउल्लाह आ गया, कोई ऐसा सियासतदान नहीं। करप्शन में भी मुलव्वस रहे हैं, लेकिन मज़हब का इस तरीके से बेरहमाना इस्तेमाल, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कोई अच्छी निशानी नहीं है, काबिल अफसोस मुकाम है, लेकिन बहरहाल हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि इसी से गुजरना पड़ेगा आगे, और 4-6 माह 8 माह हो सकता है लगे, उसके बाद जाके शायद कोई फ़िज़ा साफ़ हो, उससे पहले नहीं होगी। अभी बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आजकल आपको अगर सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ऐसे भी वीडियोज़ देखने में मिलेंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेकर बताया जा रहा है कि वो ये मॉडल्स आती थी और ये उनका किसके साथ क्या रब्ता था, उसकी वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं। ये अंदाज़े गुफ्तगू है, और जिन लोगों से जिस महकमे से उनका ताल्लुक़ था, आई होप कि वो भी सोचेंगे कि वो पिछले 4-6-8 साल उन्होंने पाकिस्तान में कौन सी किस पॉलिसी के तहत ये सब कुछ किया। बहुत ही दुख होता है मुझे उस इदारे के ऊपर भी जो कुछ अटैक हो रहा है उसके ऊपर भी, और जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसके ऊपर। हुसैन हक्कानी का तज़किरा भी आजकल इमरान खान कर रहे हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड लू या अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी थी, उससे हट के वो चीज़ें जोड़नी है जनरल बाजवा के साथ। तो जनरल बाजवा ने ये किया था, जनरल बाजवा ने वो किया था। तो सुनिए, जो एहतसाब का निज़ाम था, उस काम था, उसके मतलब आम तासुर यही है कि इमरान खान की बहुत पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर अपोजिशन के जो सियासी रहनुमा थे उनको जेलों में डाला गया। मैं 2 लोगों का नाम हर प्रोग्राम में लेता हूँ ताकि किसी को ये शक ना रह जाए कि मैं कहीं लाइन ड्रॉ करता हूँ या नहीं ड्रॉ करता। मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के केस सही केस थे, उनको सज़ा होनी चाहिए थी दोनों को। लेकिन बाकी बेशतर लोगों को, जिसमें शाइफ खान है, मिफ्ता है, एहसन है, इनको इसाक डार है, मे बी फ्यू अदर्स, इन सारों को सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए, मतलब राना सनाउल्लाह की 15 किलो हीरोइन, राना सनाउल्लाह दुनिया की बहुत सारी बुराइयाँ उसमें होंगी, लेकिन 15 किलो हीरोइन का झूठा केस वो उसके ऊपर डाला गया। ये फरमाइश किसकी थी और अमल दरामद किसने किया था, ये सबको पूरी कौम को पता है, फरमाइश करने वाले का भी और अमल दरामद करवाने वाले का भी। लेकिन अब इमरान खान ने यूँ करके इसका इल्ज़ाम भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया कि सारा कुछ था ही उनके हाथ में।
एक फॉर्मर चेयरमैन नैब की वीडियो आई थी और कहा जाता है कि जो काम वो पहले करने पे तैयार नहीं होते थे, उस वीडियो के बाद वो सारे काम करने पे तैयार हो गए थे। वो शख्स जिसने वीडियो लीक की थी वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ था। ताने बाने सारे उनके कहाँ मिलते थे ये हमें पता है, लेकिन ये सारे उस वक्त इकट्ठे थे। अब किसका क्या कसूर था, 50 इसका था, 50 उनका था, 100 इनका था या 0 उनका था, मैं उस पर राय नहीं दे सकता, लेकिन था ये सारा सेम पेज उस ज़माने में। अब इमरान खान लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी सारी उतार के दूसरों के गले डाल रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है, पूरी बैकग्राउंड है जो मैंने आपको दिखाई। अब बेशतर इल्ज़ामात ये जनरल बाजवा पे डालेंगे, तो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा को भी अपनी उस पॉलिसी को या फ़ौज के पूरे ओवरऑल जो सेटअप है उसका जो भी थॉट प्रोसेस होता होगा कि जब उन्होंने इमरान को बैक करने का फ़ैसला किया था, उसका कुछ अगर वो एक वॉर गेमिंग करते हैं ना, उसका जायज़ा लेते हैं, तो दोबारा शायद उसको बैठ के सोचना पड़ेगा कि IGI टाइप उन्होंने सिनारियो पूरा क्रिएट करके इमरान को प्लेट में रख के जो हुकूमत दी थी, क्या ये दुरुस्त फ़ैसला था? क्या प्रॉपर एनालिसिस किया गया था इसके पीछे? क्या ये फ़ौज का काम था, आईनी रोल था कि ये काम उनको करना चाहिए था? मेरे ख्याल में उनको बहुत ज़रूरी है कि अपना रीथिंक करें, एनालिसिस करें और इस पूरे प्रोसेस से ख़ुद को निकाल लें। हुकूमत बनाना और गिराना उनका काम नहीं था और उसमें फ़ौज का नाम बहुत ख़राब हुआ। जो रही खई कसर रह गई थी ना पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में, वो इमरान खान ने अब पूरी कर दी। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर भी सुन लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी बहरहाल इमरान की अपनी राय है सुना। जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब हैं, इजाज़ुल हक साहब हैं और जनरल रज़ा खान है। सबको खुशामदीद कहता हूँ। तारिक फ़ज़ल साहब, आप ही से पहले स्टार्ट कर लूँ। आपको इमरान खान का इंटरव्यू सुन के कुछ परेशानी हुई है या आप खुश हैं कि ठीक है जो कुछ हो रहा है होना चाहिए ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये मलिक साहब कि मैं आपके इस बात से और इस मौक़िफ़ से 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये ऑडियो और वीडियो और लीक्स और ये सारा सिलसिला जो है ये बड़ा मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत है। चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ भी हो, चाहे वो किसी भी लीडरशिप के ख़िलाफ़ हो, ये तरीक़ाकार ही मुनासिब नहीं है। सियासत सियासी अंदाज से होनी चाहिए और इसको मैं समझता हूँ कल्चर को मैं ये कहूँगा कि अप्रिशिएट करना वो आइंदा मुस्तक़बिल में भी हमारे इस निज़ाम के लिए बेहतर नहीं है। हम सीखेंगे नहीं सर जी। इमरान पहले ढोल बजाते थे, अब सिर्फ विक्टिम बने। आज आप खुश हैं, कल आप फिर विक्टिम बनेंगे, तो नहीं, हम सीखेंगे नहीं। हम कोई खुश नहीं है। ना इस तरह की सियासत हमने की है, ना इस तरह की सियासत से हम कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ना उठाएंगे। ना हम कभी मज़हब को इस्तेमाल करके उससे कोई सियासी फ़ायदा हासिल करते हैं और ना इस तरह की किसी चीज़ से। बाकी इमरान खान साहब ने जो बात की, मैं कहा जी आर्मी चीफ़ जो है वो आए और उन्होंने कहा जी कि आपको उनको कहा कि आप प्ले बॉय हैं, फिर उन्होंने कहा जी आपके पास हमारी ऑडियोज़ हैं और हमारी वीडियोज़ हैं। ये बिल्कुल झूठ है। ये आर्मी चीफ़ का जो मनसब है, या जनरल बाजवा को छोड़ दें, कोई भी शख्स जो आर्मी चीफ़ हो, ये बात तो मैं कहता हूँ कि आपको फ़ौज का कोई मेजर नहीं कहता, कोई कर्नल नहीं कहता, कोई सेक्टर कमांडर नहीं कहता आपको बुला के जी आपकी वीडियोज़ मेरे पास हैं। ये खौफ खुदा करें। ये नहीं आर्मी चीफ़ इस तरह की बात कर सकता है। ये तो मैं अपने बड़े बता सकते हैं या जनरल बाजवा बता सकते हैं? इमरान खान साहब तो जो एक ही सांस में जो बातें बता रहे हैं, ना उनमें कोई रब्त है, ना उनमें कोई तसलसल है। कल जो उन्होंने बातें बताई वो कुछ और है, परसों जो बताई वो कुछ और है। जिस शख्स ने यू टर्न को आपको खुद वो पब्लिकली प्ले बॉय क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? देखिए ये एक और अफसोसनाक बात है कि मैं हाथ में तस्बीह पकड़ के हाँ मैं प्ले, यार को खौफ खुदा करें। और पाकिस्तान जैसे माशरे में आप यकीन करें कि अब तो थोड़ा सा ज़रा माशरे में जनरल रज़ा से इसके ऊपर राय लें। जनरल रज़ा, आप क्या फरमाते हैं? ये आर्मी चीफ से अगस्त में इंटरेक्शन का तज़किरा कर रहे हैं, अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस हुआ था। इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन चुपके खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं जनरल बाजवा से, और फिर ये प्ले बॉय वाला इंटरेक्शन, ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं आपकी, ये क्या बात है? बताइए थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जितनी भी अभी तक डिस्कशन हुई है, मैं एक्चुअली इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए इसमें कोई कमेंट करने की गुंजाइश ही नहीं है। इस वक्त हमें बात करना चाहिए कि अगर PTI वापस जो है वो इक़्तिदार में आना चाहती है तो वो अपनी भूली हुई जो उनका जो मैनिफेस्टो है उसको निकालें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर बात करें और कौम को बताएं कि वो आइंदा अगर इक़्तिदार में आएंगे तो मैनिफेस्टो को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे मेरे ख़्याल में शायद उनका भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो। और इंट्रो में जिस तरह आपने कहा, मैं उसके साथ इत्तेफाक करूँगा कि देखें जो नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल इकॉनमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये लिंक्ड किस्म की जो है ना चीज़ें हैं और इनकी एक इक्वल प्रायोरिटी है। और इसके ऊपर मेरे ख़्याल में हमें जो डिस्कशन की डायरेक्शन है उस तरफ ले जानी चाहिए।
क्योंकि ये जो ब्लेम्स है, काउंटर ब्लेम्स हैं और डिफेमेशन हैं दोनों तरफ से, इससे मेरे ख्याल में जो है गुरेज करना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक्चुअली कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ऑल राइट सर, इजाज़ुल हक साहब से पूछते हैं। इजाज़ुल हक साहब, आपने जो बैकग्राउंड इंटरेक्शन फैसिलिटेट करवाया था कि थोड़े से दर्जा हरारत नीचे आ जाए, कोई इनका आपस में रब्ता साजी हो, लेकिन रब्ता साजी के अंदर बैठ के ये एक दूसरे को ये बता रहे थे कि ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं और कौन प्ले बॉय है, ये मुझे बातें अब पता चली हैं, पहले पता नहीं थी। आप क्या फरमाते हैं? देखिए, बड़ी अजीब व गरीब बात है। मैं तारिक फजल साहब से एग्री करता हूँ यहाँ पे कि या तो इतनी तल्खी मीटिंग में थी कि एक दूसरे के खिलाफ इतनी बड़ी बात करने लग गई, या फिर माहौल को ठंडा करने के लिए मीटिंग थी, तो फिर तो और किस्म की गुफ्तगू होती है। तो ये तो एक किस्म का ब्लेम गेम है। मैं नहीं समझता कि ये सही तरीका कार। और मेरा मतलब अपना ये, जब तक कि आपका कोई ज़ाती तौर पे बात ना हो और आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो, जो शख्स चला गया अब उसके बारे में बोलकर मतलब क्या हमने हासिल करना है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे 3.5 साल, जनरल बाजवा के साथ उनका बड़ा एक इंटरेक्शन रहा। एक पेज को हम सुनते रहे, कई मरतबा एक पेज की बात होती रही और एक अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छा माहौल था जिसमें के सारे मामलात हो रहे थे। एंड में लाजिम बात है कि गलतफहमियों की बिना पर, पहली बात तो गलतफहमी कहूँगा, दूसरा ये कि वहम की बुनियाद पर जब तल्खियाँ पैदा हुई तो आपने किया नदीम IGI का, आपने जिक्र किया 2000 चाहिए था या उस पर कोई थॉट प्रोवोकिंग मीटिंग होनी चाहिए थी। तो ये जो अब 9 अप्रैल को हुआ, उसमें क्या बगैर होमवर्क के सारा कुछ कर लिया गया था? कि अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि भाई क्या गलतियाँ हुई और किस तरह से मुश्किल में हमने अपनी मईशत को डाल दिया है और मुल्क के क्या हालात बन गए हैं। उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि होमवर्क होना चाहिए। तो ये बात कर सर ज़रूर होना चाहिए। बात चीज़ें ऐसी हैं इजाज़ुल हक साहब जो लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, ये जनरल साहब ने तो अभी उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मैं इनकी तरफ जाऊँगा दोबारा, लेकिन पहले आप बताइए, कराची के अंदर अल्ताफ़ हुसैन से जान छुड़वाने के लिए जो कुछ कराची के लोगों के साथ हुआ, जितनी खून रेजी हुई, जितनी वहाँ पे तबाही हुई और जितनी मुश्किल से वहाँ पे वो जो रेंजर्स लेड ऑपरेशन था, बहुत शानदार ऑपरेशन किया। 2 हमारे फॉर्मर DG जो रेंजर्स थे, जनरल रिजवान ने, जनरल बिलाल ने, बड़ा शानदार काम किया कराची का अमन जीतने के लिए। अब हम उसको दोबारा क्या झोली में डालेंगे कि वो कराची फिर होस्टेज हो जाए, वहाँ पे एक फ़ोन आए और पूरा कराची बंद हो जाए? इसके ऊपर भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। बाप पार्टी कैसे बनी थी ये भी मुझे मालूम है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। नून लीग की हुकूमत गिरा के इमरान की बनवाने के लिए बनी थी। अब इमरान खान ने इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में जम कर जा रहा है और MKM के धड़ों को इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि कराची से PTI हार जाए। मैं तो इसके ऊपर चाहूँगा कि आप लोग बोलें, आवाज़ उठाएँ कि इसके ऊपर कोई अप्रोच होनी चाहिए। आप अपने शहरों का, आप 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर जो फाइनेंशियल हब है, दोबारा किसी के हवाले करेंगे? कब्जा हो जाए वहाँ पर? देखिए, ये चीज़ जो है ये कुछ अरसे से, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कहा ये चीज़ कुछ अरसे से सामने आनी शुरू हुई है और ये बड़ी अफसोसनाक है। और अगर ये हो रहा है और इसके पीछे किसी का हाथ है तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के साथ एक किस्म की ज्यादती हो रही है और दुश्मनी हो रही है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कराची का अमन जो है वो कायम हुआ। और आपने सही कहा कि जो DG रेंजर्स थे, बाद में हमारे सऊदी अरेबिया में सफीर भी बने, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इसमें। जिस तरह के एक ज़माने में जनरल बाबर की कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने इस अमन को कायम करने के लिए बहुत कुछ किया था। तो अब ये MQM के धड़े जो इकट्ठे हो रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। लेकिन बात यह है कि इससे अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जो भी कर रहा है बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और अगर ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो करके देख लें, क्योंकि परसेप्शंस होती हैं पॉलिटिक्स में। जो MQM की परसेप्शन ये पिछले 9 अप्रैल के बाद बनी है, आपने देख लिया कि उनका क्या जो बात हुए कराची में कि क्या पोजीशन थी उनकी,
एक पीपल्स पार्टी जीता है और 2 जो है वो नहीं सर, वो एज PTI पॉलिटिकल जीती है, पार्टी जो वो कहा ऑपरेट होता था, करें, वो MQM का वो हब नहीं उनको रहा। मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास की सबसे शानदार पार्टी होती अगर वो अल्ताफ़ हुसैन वाला उसमें जो रोल था कि कराची के अंदर तबाही भी हो जाए, लाशें भी गिर जाएं, बंद भी हो जाए, वो वाला जुल्म कराची के लोगों पे ना हो, तो कराची में MQM एक मिडिल क्लास से उठे हुए लोगों की शानदार पार्टी होती। अब लेकिन जनरल रज़ा साहब आप इसके ऊपर तो कमेंट करें, MQM जब खड़ी भी की गई थी उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का नाम था, जब ऑपरेशन करना पड़ा वो तो किया ही रेंजर्स ने था, तो अब उसके बाद हम क्या उसको कंप्रोमाइज़ करेंगे या उसमें कोई गारंटीज़ होंगी, ये क्या होने जा रहा है? देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो कुछ होता है या नहीं होता, उसका इल्ज़ाम जो है बड़ा कन्वीनियंटली वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल में गलत है और ऐसा नहीं है। जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके अपने एक मैंडेट है, वो स्टेट की जो है वो सपोर्ट करते हैं, और जो आईनी सपोर्ट है सिर्फ उसको वो सपोर्ट करते हैं। ऐसी और कोई गैर आईनी मेरे ख्याल में उन्होंने कोई बात नहीं की, और जो कुछ उन्होंने माजी में किया या अभी शायद करेंगे, वो हमेशा पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हुए करेंगे, और उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ये तो मैं चूँकि उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि तमाम डिसीजन इसी तरह होते हैं, और वो एक फ़र्द वाहिद का डिसीजन नहीं होता, वो एक कंसेंसस डिसीजन होता है जिसमें कोर कमांडर्स बैठते हैं और हर आस्पेक्ट को जो है थॉरली डिबेट करते हैं, और डिबेट करने के बाद जो मेजॉरिटी डिसीजन है उसको अडॉप्ट किया जाता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये ब्लेम जो है इस्टेब्लिशमेंट पे लगाना, ये सिर्फ शायद पाकिस्तान में ही होता है और किसी जगह पे नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग अगर रिटायर हो जाते हैं उनके ऊपर तो किसी किस्म का ब्लेम लगाना बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि वो गलत बात है, क्योंकि वो अपना जवाब जो है ऑफिशियली वो दे नहीं सकते और ना इनको देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो ब्लेम्स हैं मेरे ख्याल में वो इस वर्दी ही नहीं है कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए। इसको इग्नोर करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि कराची ऑपरेशन जब शुरू किया गया था तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, तो एंटी टेररिज्म एक्ट को अमेंड करके रेंजर्स को पावर्स दी गई थी। फिर जनरल रिजवान ने और जनरल बिलाल ने बड़ी कामयाबी से वो ऑपरेशन किया। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट करने के लिए पूरी स्पेस मिलनी चाहिए, लेकिन वो अल्ताफ़ ग्रुप का जो कुछ काम माजी में होता रहा कराची के अंदर, उसके लिए अगर कोई बंदा स्पेस पैदा कर रहा है उस टाइप की सियासत के लिए, तो फिर वो स्पेस नहीं होनी चाहिए। सारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कराची के हवाले से बात हो रही है, तो MQM में एज सच कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि MQM में अच्छाई क्या है या बुराई क्या है। मसला यह है कि कराची के अंदर किसी ऐसी सियासत को दोबारा आप स्पेस नहीं दे सकते जो हमने माजी में देखा हुआ है। तवील अरसा 20, 25, 30 साल लाशें गिरनी, एक फ़ोन कॉल के ऊपर पूरा कराची बंद होना, बोरी बंद लाशें, उसकी गुंजाइश नहीं। अगर वो कोई ऐसी सियासी सोच रखता है कि हम इस तरीके से कराची में जाएंगे, तो फिर वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती और जुल्म है, जिसने पहले भी की थी ज़्यादती और जुल्म है, दोबारा अगर कोई सोच रखता है फिर भी ज़्यादती और जुल्म है। तारिक फजल चौधरी साहब, आप चाहूँगा 2018 के इलेक्शन में जो PTI कराची से 14 कौमी की सीटें जीती हुई है, मेरी अपनी ज़ाती दानिश में ये जिसको मिस्टर एक्स इमरान खान बार बार कहते हैं, ये उनकी मेहरबानी से वो सीटें जीते हुए हैं, दोबारा वो वैसे ही जीतने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन इमरान खान खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं कि MQM को इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि PTI हार जाए। इसका अगर यही सोच है तो फिर आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया, फिर आपको सोच बदलनी चाहिए। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत बड़ी तेज़ी के साथ कराची में कम हुई, उसकी एक मिसाल मैं फैसल वोडा साहब की दूंगा कि दोबारा जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जब उनकी सीट खाली हुई, वोडा साहब शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में लड़ रहे थे, कोई 150-200 वोट से जीते थे, जैसे भी जीते थे। लेकिन जब दोबारा वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6ठे नंबर पे थी, तो उनकी मकबूलियत वैसे ही कराची में वो नहीं रही। नहीं सर, अब आप इलेक्शन कराएंगे तो वो छठे पे नहीं होंगे। दूसरी बात, क्योंकि ये 9 अप्रैल के बाद वाला ना इस्टेब्लिशमेंट और रजीम चेंज, ये लोगों के अभी सर पे चढ़ रहा है। MQM पे आता हूँ। आपने बड़े अहम नुक्ता जो है वो उठाया है, बहुत अहम नुक्ता उठाया है। देखिए, मिलिटेंसी अलाउड नहीं है जी सियासत में और जमहूरियत में। मिलिटेंसी जो भी करे, नून लीग करे तो नून लीग बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं इस पे अपना नुक्ता नज़र ये रखता हूँ कि MQM विद अल्ताफ़ हुसैन या हेडेड बाय अल्ताफ़ हुसैन इज़ डिफरेंट, एंड MQM
विदाउट अल्ताफ़ हुसैन, नॉट हेडेड बाई अल्ताफ़ हुसैन इज़ डिफरेंट। एक बात देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो MQ में थे ना, मलिक साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो ऊपर चंद नाम थे जो सॉफ्ट फेसेस के तौर पे पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन बिहाइंड देम देयर वाज अ माफिया जो पूरे के पूरे कराची को उन्होंने आप ये कहेंगे स्ट्रेंगुलेट किया हुआ था। इसमें तो कोई शक नहीं है। कत्ल गारतगरी, बत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें, ये सारी बातें आपने या सारे अल्फाज सुने ही वहाँ से। उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसमें रेंजर्स, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पुलिस, उनकी कुर्बानियाँ और उनकी शहादतें वो लाजवाल हैं और अनगिनत हैं। और एक एक बंदा चुन चुन के मारा गया है पुलिस का जिसने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। मसलन चौधरी असलम, उन जैसे लोग शहीद कर दिए गए। एक बंदा बचा है अभी तक, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी है, पता नहीं कैसे बचा हुआ है, राव अनवार, जो उन अफसरान में था जिसने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया। अल्ताफ़ हुसैन की दो आदमियों में से चौधरी असलम की तो हो चुकी है, और ये साहब जो हैं ये देखें कब तक बचते हैं। बाकी सारे SHO, बाकी जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, रेंजर्स, मैंने कहा उनकी शहादतें बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं तवक्को करता हूँ कि ये जो MQM इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी है, ये उस तरह की ना सियासत करेगी, ना करनी चाहिए, और मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि इन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इनमें से किसी ने भी कोशिश की अल्ताफ़ हुसैन की लेगेसी को कैरी करना, नहीं कर सकेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या फैसल सब्ज़वारी हों, ये रज़ा हारून, मुस्तफ़ा, ये सारे मेरे ख्याल में सॉफ्ट फेसेस, सॉफ्ट इमेज लेकर आगे आए हैं। बल्कि मुस्तफ़ा ने तो बहादुरी दिखाई थी और रज़ा हारून ने भी, जब वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ नारा लगा के खड़े हुए थे। लेकिन खौफ वही है कि हम उस दोबारा बोरी बंद लाशों वाले दौर में न चले जाएं। वो जो भी करे उसकी मुखालफत करना हम सब का फ़र्ज़ है। रज़ा साहब, जनरल रज़ा मेरे साथ बैठे हैं, उनका भी फ़र्ज़ है, इजाज़ुल हक साहब का भी, और तारिक चौधरी साहब का भी। नासिर मूसा ज़ई साहब PTI के रहनुमा एक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये आज आपसे एक बयान मंसूब है कि आधे लोग तो KP असम्बली तोड़ना नहीं चाहते और आपको कोई धमकी भी आ गई, क्या हुआ है? कुछ मामला बताएंगे तो सही। थैंक यू, शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली मेरा जो स्टांस है कि जो PTI की जो हुकूमत है, जहाँ पे खान साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जो PTI का जो विज़न है या सोच है वो सिर्फ इक़्तिदार तक है। चूँकि जहाँ पे इक़्तिदार है, जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वहाँ पे तो ये चमटे हुए। जिस तरीके की KP गवर्नमेंट को उन्होंने डिज़ोल्व करना था वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। जिस तरीके से पंजाब में है तो पंजाब में भी वो लगे हुए हैं, वो हर किस्म की जंग लड़ रहे हैं अपने उसकी बका की। और जहाँ पे को कहेंगे तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। मेरे तो ख्याल में जब इमरान खान कहेंगे तो KP असम्बली वाले सारे इस्तीफा दे देंगे। आप क्या कहते हैं कि वो नहीं इस्तीफा देंगे? नहीं, अगर वो इस्तीफे उनको समझ आ रहा है कि ये लोग इस्तीफे देंगे तो क्यों नहीं कर रहे हैं? यही वजह है, उनको यही डर है कि KP असम्बली में जो MPAs है वो ये मान रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कौम ने हमें जो मैंडेट दिया है वो उनके जो हलकों की नुमाइंदगी के लिए दिया है। ये इस तरह नहीं कि हम हर 2 साल बाद 3 साल बाद जब कोई हमारा लीडर इक़्तिदार से निकल जाए और ख़त्म हो जाए तो आगे हम सारे उसको लपेट ले। तो इस तरह नहीं हुई मेरे ख्याल में। जो यहाँ पे MNAs इस तरीके से KP से कोई नहीं, मैं तो बेसिकली MNA हूँ हैं जो आपके हम ख्याल हो। देखो, जो जब हम स्टार्ट में जब अदम इत्तेमाद के बाद जब खान साहब ने फैसला किया कि हम नेशनल असम्बली से इस्तीफे देंगे, जब पार्लियामेंटेरियन से राय ली गई तो इसमें से 80% पार्लियामेंटेरियन ने उनको पार्लियामेंट में रहने का मशवरा दिया था। लेकिन खान साहब ने सबको रिजेक्ट करके और फैसला किया कि हमें पार्लियामेंट से निकलना है, इस्तीफे देने। इस तरह सेम जो KP असम्बली है, यहाँ पर भी लोग जो है इख्तिलाफी राय रखते हैं, वो इस्तीफों के हक में नहीं है। यही वजह है कि उसने तो ऐलान बार बार कर रहे हैं कि हम हुकूमतों से निकल रहे हैं, हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं। लेकिन तोड़ने की जो मेरे ख्याल में मेन वजह है कि यहाँ पे कोई उनके राय के साथ मुत्तफिक नहीं है। और मेरी नजदीक मलिक साहब, ये बताइए नासिर साहब, जमहूरी आपने कहा कि आपको धमकी दी गई है, आपको किसने धमकी दी? बेसिकली मेरा चूंकि साल से
कुछ अरसे से पार्टी के साथ इख्तिलाफ राय है कि जो पॉलिसीज़ वो चला रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली मुझ जैसे काफ़ी MNAs जो है वो नाला हैं और वो उनके इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। चूँकि लीडरशिप को ये सारी चीज़ें पता है, तो गुज़िश्ता रात जो GUI के जो सूबाई और जो ज़िली उसके डेलीगेशन आई थी, तो एक दो डेफिनेटली जो KP के गवर्नमेंट है, CM साहब है, उनके सारा उसको इंफॉर्मेशन होती है। तो उसने मुझे एक दो दिन पहले एक व्हाट्सएप पे, पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे एक अलर्ट्स वो भिजवाया है कि MNA साहब आप अपना सियासी थोड़ा सा केयर करें, वो सियासत को छोड़ दे, अपनी लाइफ का वो थोड़ा सा केयर करे। तो मैं इसको ये नहीं समझ रहा हूँ कि उसने मुझे थ्रेट किया है, शायद उसने मेरे मफाद में किया हो या अच्छी नीयत से किया हो, लेकिन मुझे एक थ्रेट सिर्फ आया था कि आपके लाइफ के लिए बहुत सीरियस थ्रेट है, आप थोड़ा सा केयर करें और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को थोड़ा सा साइडलाइन कर दे। तो ये मुझे दोहरा के मुझे बता दें कि थ्रेट दिया किसने? महमूद खान ने दिया, चीफ मिनिस्टर KP ने आपको थ्रेट दिया? मैं समझ नहीं सका, महमूद खान ने थ्रेट दिया आपको? वो बेसिकली CM साहब ने मुझे अपने पर्सनल नंबर से मेरे व्हाट्सएप पे, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप उस पर मुझे भेजा था कि MNA साहब आपके लिए थ्रेट्स है और आप थोड़ा सा एहतियात करें। तो फिर आपने महमूद खान से पूछा नहीं कि भाई मुझे क्यों थ्रेट है? भाई पूछना था कॉल करके चीफ मिनिस्टर से। तो मैंने वैसे उनको कह दिया कि ये तो अरशद शरीफ वाला थ्रेट तो नहीं है, मैंने वैसे जोक में उसको कह दिया कि ये अरशद शरीफ वाला थ्रेट तो नहीं है। तो बस यहाँ तक हुई, चूँकि मैं ऑलरेडी जिस हलके में रहता हूँ, जिस लोकेशन मेरी है, रीजन है, वहाँ पे डेफिनेटली ये थ्रेट्स होते रहते हैं। तो हम उनके साथ आदी हो चुके। वो 2000 से जो हालात है और ख़ासकर जिन हलके में मैं रहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक इंसर्जेंसी रह चुकी है और अब भी है, तो मैंने उनको इतना सीरियस नहीं लिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सिर्फ, फिर मैं इजाजुल हक साहब की तरफ जाऊंगा। आप आज लाहौर से इमरान खान ने एक बयान दिया है कि उनको 3 उनके लोग हैं जिनको कोई फ़ोन कॉल आई है कि वो न्यूट्रल हो जाएं, बुनियादी तौर पर वोट, जब इत्मीनान के वोट की बारी आएगी परवेज़ लाई की, तो वो वहाँ मौजूद ना हो ताकि उनके नंबर्स पूरे ना हो। तो ऐसे कोई मैसेजेस आप लोगों को भी आए हैं कि आप लोग भी न्यूट्रल हो जाएं या साइड पर हो जाएं? नहीं, मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम लगाना गलत है। अगर हमने एक टाइम में PTI की तरफ से आए थे तो फिर खान साहब को ये भी इकरार कर देना चाहिए कि उनको भी, जब हम PTI भी जा रहे थे तो फ़ोन कॉल आए थे। मेरे ख्याल में ये जमहूरी अमल है और हर बंदे को ये हक है कि वो देखे कि जो 2018 में जिन स्लोगन के साथ करप्शन के ख़ात्मे, एहतसाब और इदारों को मजबूती के लिए हम आए थे, लेकिन मेरे ख्याल में पौने 4 साल फेडरल में और 9 साल सूबे में करप्शन भी बढ़ गई है और इदारे का जो हाल हो गया, बल्कि उन इदारे भी हमारे वो उन्होंने सत्यानाश कर दिया जो इदारे हमारे, जो एस्टैब्लिशमेंट, जो हमारे इलेक्शन कमीशन, उनके जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम इदारों को ठीक करने आए थे, हमने तमाम इदारों के बुनियादी हिला दिए। तो डेफिनेटली मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, हम सोच रखते हैं कि ये जो जिस मकसद के लिए और जिस स्लोगन और जिस विजन पे हम आए थे वो तो यहाँ पे उनके उलट हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के लिए सोच रहा हूँ कि जो कुछ आप अभी PTI में ही रहेंगे या PTI छोड़ के दूसरी जमात में जाएंगे? क्योंकि PTI से तो फिर आपकी नाराज़ी पैदा हो चुकी है, तो क्या किसी और जमात को ज्वाइन करेंगे? नहीं, डेफिनेटली, चूंकि मुझे एक ऑलरेडी GUIF से ऑफ़र आई हैं थे और वो कह रहे थे कि हमारे साथ शामिल हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं अपने लोगों के साथ मशवरा करके इंशाल्लाह 100% मेरा भी GUI ज्वाइन करने का इरादा है। नासिर मूसाज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इनका JUI फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान की जमात को ज्वाइन कर लें। इजाजुल हक साहब, ये क्या फ़ोन कॉलें अभी आ रही हैं कि लोग इधर से निकलें उधर चले जाएं, उधर से निकलें उधर चले जाएं, ऐसा काम जारी है अभी कि नहीं जारी? सिचुएशन है, चीफ मिनिस्टर ने अपने नंबर से किसी को अगर मैसेज किया है कि थोड़ी एहतियात करें, तो उसको इतना उछालना मेरा ख्याल है कि अच्छी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मुझे याद आया, अभी तारिक फजल चौधरी साहब बैठे हैं, तो एक दफ़ा मैं गुजरांवाला डिवीज़न के सारे MNAs इकट्ठे होकर आए थे। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास आए और उन्होंने एक उनका जो उस ज़माने में SP होता था, DPO नहीं कहा जाता था, उसके बारे में शिकायत लेकर आए जी कि हम सब के सब आए हैं तो इसको तब्दील करें।
तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, तुम किस मैंडेट पर आए हो, किसके पार्टी पे जीत कर आए हो? उन्होंने कहा जी आपकी पार्टी पे। उन्होंने कहा अच्छा फिर जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, अगर ये करना है तो फिर जाएं इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन लड़के जीतें अपने बलबूते पर, फिर आए। तो इनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि ये इतनी जो बातें कर रहे हैं सारे, इनको चाहिए कि बस इस्तीफा दें, जाएं JUIF में शामिल हो, बाई इलेक्शन लड़ें और वापस आ जाएं, फिर जो मर्जी करें वहां पर। जिस पार्टी का आप मैंडेट लेकर आए हो उसके खिलाफ गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ कि जेब नहीं देता एक कौमी असम्बली के मेंबर को जो कि लोगों का, आवाम का मैंडेट लेकर आया। जनरल रज़ा, एक चीज़ आप भी बता दें, जिन चैलेंजेस का मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का तज़किरा किया था कि एक तरफ दहशत गर्दी है, दूसरी तरफ आपकी मईशत ऐसी जगह पे खड़ी है कि अगर सहारा ना मिले तो शायद हम 4-6 हफ्ते से ज़्यादा आगे नहीं चल सकते। क्या ऐसे मौके के ऊपर ऐसी जोड़ तोड़ मुनासिब लगती है? ना पॉलिटिकल लीडरशिप में वो मुझे विजन नज़र आता है, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर ऐसी डिस्कशन होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इमरान खान को जाके बैठना चाहिए साथ और डिस्कस करना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है, हर रोज़ ही कुछ और हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ और होता है, इंटरव्यूज़ में भी कुछ और होता है, कोई ऑडियोज़ वीडियोज़ डिस्कस करता है, कोई कहता है मेरा बंदा तोड़ लिया, कहता है फ़ोन आ गया, कुछ और हो जाता है। आप फरमाइएगा रास्ता आगे कैसे नज़र आएगा? देखिए ये हाँ, जब तक इस तरह की चीज़ें ख़त्म नहीं होती, जब तक मैं तो उसको कहूँगा सियासी शिद्दत पसंदी जब तक ख़त्म नहीं होती, तो कोई अगर मजहबी शिद्दत पसंदी है वो भी ख़त्म नहीं हो सकती। और जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है, मेरे ख्याल में जिन वजूहात की वजह से उसको डिज़ोल्व किया जा रहा है ताकि मरकज़ में किसी की हुकूमत बने, ये मेरे ख्याल में इलॉजिकल है और मेरे ख्याल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर इस तरह होता है तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसको जो है मेरे ख्याल में ख़त्म करने की ज़रूरत है। साथ साथ मेरे ख्याल में देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट की जो प्रोविज़न है उसको भी 5 साल में सिर्फ एक दफ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इकॉनमी का जो आपने जिक्र किया, ठीक है, इकॉनमी जो है हमारी, हम वल्नरेबल है, लेकिन इसमें इस वक्त जो हो सकता है उसको करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2010 में 18th अमेंडमेंट के बाद जो NFC अवार्ड था, 7th NFC अवार्ड, उसके बाद से प्रोविंसेस जो है वो बहुत अमीर हो गए हैं, क्योंकि 58% जो है वो हमारी जितनी आमदनी है वो उनके पास जाती है, 58.5%, और सिर्फ 42 to 43% फेडरेशन के पास आती है। फेडरेशन के पास इस वक्त ना तो पैसा है डेवलपमेंट के लिए, ना काउंटर टेररिज्म के लिए, ना किसी और बात के लिए। तो सिंपल मेजॉरिटी से 18th अमेंडमेंट को बेशक आप रिवर्स नहीं करें, लेकिन NFC अवार्ड को जो है मेरे ख्याल में उनको रिवर्स करने की ज़रूरत है। इंडिया में और बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमेशा जो फेडरेशन का NFC में हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है, वो 60% के करीब होता है। इंडिया का 60% है, क्योंकि उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल लोन्स को देना होता है और बहुत सारे जो है उनके और प्रोविंसेस को सपोर्ट करना होता है। वो अभी उनके लिए जो है बहुत मुश्किल है, तो उसको देखने की ज़रूरत है और मौजूदा हुकूमत के पास ये एबिलिटी है। साथ साथ उनको टैक्सेशन की बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं इस वक्त। वो मेरे ख्याल में जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। और देखें, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, साथ ही रियल एस्टेट के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो ये बोल्ड डिसीजन जब तक वो लेंगे नहीं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। रियल एस्टेट तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वो गोल्ड माइन है जी, जब तक उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं आएगी ना तब तक ये काला धन सफ़ेद करने का तरीका ये नहीं रुक सकता। पूरा पाकिस्तान का पैसा किसी इंडस्ट्री में जाने की बजाय प्लॉटों में ही सारा जा रहा है। खुदा का इस पर खौफ होना चाहिए, कुछ नई स्ट्रैटेजी वजह करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए रियल एस्टेट में। लेकिन डॉक्टर साहब दोबारा सियासी तरजीहात की तरफ आऊँगा। इस वक्त तरजीहात यही है कि हम जोड़ तोड़ कौन कर रहा है और किसका बंदा टूट रहा है, कौन तोड़ रहा है, 3 वोट किसके गायब होने हैं उसके ऊपर बहस करें, या दहशत गर्दी कैसे मुकानी है, लोगों को रोटी कैसे देनी है, मईशत कैसे चलानी है, उसके ऊपर बहस करें। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त जो है अव्वलीन तरजीह है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी कैसे पैदा की जा सकती है। उसे बात करने से पहले मैं, आपने जो है प्रोग्राम में कमेंट दिया, मैं उसे क्या अर्ज़ करूँ कि उसे निगेट करूँगा या उसकी नफ़ी करूँगा। आपने ये फरमाया कि शहबाज शरीफ को सज़ा होनी चाहिए। देखिए मलिक साहब, अदालतें सज़ा किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं देती, सबूत की बुनियाद पर देती हैं। इमरान खान अगर इतना ज़ाती अनाद रखने के बावजूद 4 साल शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं कर सका,
बड़ी अदालतों से हुए हैं। फिर आप ये देखें कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, उनके ख़ानदान के वो अफराद जो कभी किसी पॉलिटिकल पोजीशन में नहीं रहे, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, उनके खिलाफ भी मुकदमात बनाए गए। तो ये सियासी जमात से हैं, आप उसको नफ़ी करें, डिनाइल जारी करें, लेकिन मेरी उसके मतलब बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो टीटी और हवाला का केस था शहबाज शरीफ और सुलेमान के ऊपर, वो जायज़ केस था। इस तरह जो फेक अकाउंट्स का केस जरदारी साहब के ऊपर है, मेरा आर्गूमेंट ये है कि अगर चेयरमैन, लेकिन जरदारी साहब को एनआरओ इमरान खान ने किया था, ये भी बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। उनको जिस तरह ब्लैकमेल करके उनसे काम लिया गया इमरान खान की हुकूमत में, वो चेयरमैन ने सारे गलत काम किए। साहब के खिलाफ क्या साबित कर सके? वो जो साफ पानी का केस था, वो 7 कंपनियों का, वो जो पंजाब के अंदर केस है, वो जाली केस है। को किसी जाली केस है, यही मैं आपसे नहीं, ये वाला केस जाली नहीं है, बुलाया किसी और केस में, गिरफ्तार किसी और केस में। 26 अरब वाला केस सही केस है। नहीं सही केस होता है मलिक साहब, वो साबित होता है। इजाजुल हक साहब, जब आप हौच पौच करते हैं ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसमें सच और झूठ की तमीज़ खत्म हो जाती है। इमरान खान ने यही किया, उसने जुल्म किया इस एहतसाब के निज़ाम के साथ। नारा तो एहतसाब का ही लगाते रहे, लेकिन जुल्म कर गए उसके साथ। 10 बंदे मासूम पकड़े, अगर एक सच्चा केस भी आया तो उसमें सजा नहीं हो सकी। देखिए, ये 2 चीजें मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, एक इलेक्शन कमीशन के बारे में और एक अकाउंटेबिलिटी के बारे में, कि ये शुड बी अबव द पार्लियामेंट बेसिकली। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो आजकल है, वो और गवर्नमेंट मिल के अगर कोई फैसले करेंगे तो कौन उनको एक्सेप्ट करेगा? तो ये चीज़ें ऐसी ऑटोनमस बॉडीज होनी चाहिए जैसे कि जमहूरियत के अंदर होती हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर है, जैसे बरतानिया के अंदर है, जैसे दीगर जमहूरी मुल्कों के अंदर है। यहाँ पर यह है कि गठजोड़ हो जाता है हुकूमत का और ऑपोजिशन का। अगर वो फ्रेंडली ऑपोजिशन है तो फिर वो बैठकर फैसले कर लेते हैं। तो नैब अगर इंडिपेंडेंट होती ना, तो पीटीआई के अपने आधे वजीरों को सजा हो चुकी होती। वो इंडिपेंडेंट नाम होनी चाहिए थी, वो सिर्फ विक्टिमाइजेशन का एक टूल था। जिसने भी किया उसको होनी चाहिए सजा, जिसने भी किया उसको होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये नहीं करेंगे, इजाजुल हक साहब, जनरल रजा खान और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, नासिर हमारे साथ है, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।